नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हबीब। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की सियासत पर। राजस्थान में आज भाजपा के दो बड़े कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम सीकर के सालासर में वसुंधरा राजे के जन्मदिन, वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया है। दूसरा जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया भारतीय जनता युवा मोर्चा में। दरअसल ये भाजपा की गुटबाजी को उजागर भी किया है इस दोनों कार्यक्रमों ने, और दोनों कार्यक्रमों को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी, तो हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो सर, ये सालासर में वसुंधरा राजे का 4 दिन पहले जन्मदिन मनाना, क्या ये प्रदर्शन था या शक्ति प्रदर्शन था? नमस्कार दर्शकों। हबीब साहब, जैसा कि आपने खुद ही संकेत दिया, जो पार्टी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश कर रही हो, उसके एक ही दिन में 2 प्रोग्राम होते हों, ये एक अच्छा संकेत नहीं जाता है। इससे पता लगता है कि पार्टी विभाजित है और विभाजित काफ़ी गहरी है। और ये बात तय है कि जैसे वसुंधरा जी का खुद जन्मदिन 8 तारीख को है, नारी सशक्तिकरण दिवस के, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को ये अपना मनाया, तो निश्चित तौर पे उन्होंने राजनीतिक सोच के आधार पे इसको चुना, इस दिन को। और दूसरी तरफ उसी तरफ पार्टी ने अपने एक ऑफिशियल फंक्शन किया था, जिसमें वो जो मुख्य लीडर्स हैं, सतीश पूनिया जी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, वो ही नज़र आए। और ज़्यादातर लोग, मतलब जो लोग बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो ज़्यादातर वसुंधरा जी के साथ चल गए। तो वसुंधरा जी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ऑफिशियली किसी को भी कुछ बनाते रहें, लेकिन उनसे पूछे बिना राजस्थान में जो प्रचार है या चुनाव की रणनीति बनाना मुश्किल हो जाएगा पार्टी के लिए। हालांकि पार्टी जो खासतौर से जब से मोदी जी और अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली है, तब तक वो नए लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा जी पुरानी पीढ़ी के नेताओं में से हैं, जो मोदी जी के समकालीन हैं। मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, ये सब नई पीढ़ी के नेता हैं और ये पुरानी पीढ़ी के नेता हैं। और जो मोदी जी अपने नीचे एक नई पीढ़ी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रयास को एक चुनौती देते हुए ये नज़र आता है। तो सर, वसुंधरा राजे जी का जो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि आज के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे के जन्मदिन के जश्न में काफ़ी संख्या में भीड़ रही, और कहीं ना कहीं जयपुर के कार्यक्रम से उनका पलड़ा भारी रहा है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, दोनों कार्यक्रम को संख्या बल के को देखकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में लगातार आप अपने आप को ये सिद्ध करते रहना पड़ता है, हर राजनीतिज्ञ को, कि अभी भी वो लोकप्रिय है, अभी भी वो प्रासंगिक है। तो वसुंधरा राजे जब मौका आया है, आप देखिए कि चुनाव से नज़दीक आके वसुंधरा राजे अचानक एक्टिव होती हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और आखिर में उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली और 162 सीट तक लेके गई। तो उनकी नेतृत्व, उन्होंने 2 बार चुनाव में अपने चेहरे पे बीजेपी को अभूतपूर्व सफलताएं दिलाई हैं। तो ये तो तय है कि वो राजस्थान की बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता हैं। और जो नई पीढ़ी को अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और शाह, वो उन लोगों को पांव जमाने में मुश्किल आ रही है। मुश्किल ये आ रही है कि उनको सिद्ध करना है कि वो वसुंधरा राजे के आगे की राजनीति कर सकते हैं, और वसुंधरा राजे उस चुनौती को छोड़ नहीं रहे। लेकिन आप देखिए, वसुंधरा राजे जिनको अपना गुरु मानती है, भैरव सिंह शेखावत, एक समय पे उन्होंने अपने गुरु भैरव सिंह शेखावत को भी चुनौती दे दी और उन्हें भी अप्रासंगिक कर दिया। तो उनमें एक जो लड़ाई की क्षमता है, वो अद्भुत है। सर, जो आज जिस बात को लेकर चर्चा हो रही पूरे राजस्थान की सियासत में और सभी जगह, कि कौन ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा संख्या बल है, तो ये तो आला कमान भी देख रहा होगा। तो वो किस नज़र से देख रहा है कि आपकी नज़र, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आला कमान किस नज़र से देख रहा है? क्या अभी भी उनको कुछ तुलना करना बाकी है राजस्थान के नेताओं में, या वसुंधरा जी की ताकत पे कोई उनको आशंका है? देखिए, आला कमान की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन आला कमान की इच्छा भारतीय जनता पार्टी को जिताना भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो ना चाहें, कि ना चाहते हुए भी अगर कोई लीडर पॉपुलर है, तो आला कमान को उसको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ शुरुआत से, जब से मुख्यमंत्री चुने गए, तब से लेके दूसरी टर्म में
वो पूरी तरह अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने का मादा उन्होंने दिखाया। और आला कमान ने कई बार कोशिश की कि वो उनके मामले में हस्तक्षेप कर सकें, और उन्होंने नहीं होने दिया। आज योगी आदित्यनाथ एक भविष्य के वैकल्पिक नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। तो अगर कहीं किसी जगह पे, हालांकि इससे उल्टा आप देखिए कि कर्नाटका में येदियुरप्पा बहुत शक्तिशाली नेता थे और आला कमान समझाने में या किसी भी तरह से सफल रहा। उनको एक टर्म देने के बाद, भ्रष्टाचार वगैरह सबके आरोप के बावजूद एक टर्म देने के बाद उनको समझाने में सफल रहा कि आपको पीछे हटना होगा। यही प्रक्रिया सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही है। शिवराज सिंह चौहान को भी समझाने की कोशिश हो रही है कि आप पीछे हटिए और हमें कोई नए चेहरे लाने पड़ेंगे। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है क्योंकि वो सत्ता में है, तो एक सत्ता के बाद आपको एंटी इनकम्बेंसी होने लग जाती है किसी फेस के लिए। लेकिन वसुंधरा जी के केस में ऐसा नहीं। तो उनका बड़ा यूनिक केस है कि वो ऐसी लीडर हैं जो बहुत ज़बरदस्त सफलता दिला के लाई हैं पिछली बार, और अभी क्योंकि वो सत्ता में नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, तो उनसे उम्मीद शायद पार्टी और जनता को कुछ अलग होगी। तो सर, जो भाजपा के अंदर चल रहा है, जैसे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया, तो वो भी एक कद्दावर नेता रहे राजस्थान के और मेवाड़ में खास तौर पे। तो एक नेता को चुनाव की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उसके मुकाबले दूसरे एक बड़े नेता को अलग करना, ये तो आला कमान के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। जी, अभी वसुंधरा जी शायद वो 75 वाले दायरे में नहीं आई हैं। अगर हो जाती तो शायद उनके लिए आसान होता। आप देखिए हमारे गवर्नर साहब भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको सीधे गवर्नर बनाया गया क्योंकि 75 की सीमा पार कर गए थे वो। तो जो कटारिया साहब हैं वो 75 की सीमा पार कर गए। तो जो नीति पार्टी ने बनाई हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उसके हिसाब से ये बहुत दिन से चर्चा थी कि उनको गवर्नरशिप के लिए मनाया जा रहा है और आखिर में चुनाव से पहले हो गया। तो उनका केस थोड़ा सा अलग है। वसुंधरा राजे का बेस बड़ा है। जो कटारिया साहब हैं वो अपने इलाके के बहुत कद्दावर नेता हैं और उनकी एक बहुत ईमानदार नेता की छवि भी रही है। लेकिन उनका जो जन आधार है उसकी तुलना बीजेपी के किसी भी नेता की तुलना आप वसुंधरा राजे से नहीं कर सकते। दो तीन बातें बड़ी खास हैं उनकी। एक तो वो फैसले लेने में बड़ी दृढ़ हैं और स्पष्ट हैं, मतलब वो कंफ्यूज नहीं होती। और दूसरा ये है कि वही उनके चरित्र में भी है कि उनको आसानी से आप झुका नहीं सकते। तो वो उनका एक अपना चरित्र है जो कभी फ़ायदा भी पहुंचाता है और कभी कभी ऐसे लीडर बहुत अच्छे भी नहीं होते क्योंकि वो बहुत मनमानी करने वाले नेता बन जाते हैं। तो आज जो वसुंधरा राजे का अपने जन्मदिन के मौके पर जो भाषण था, तो उन्होंने पूरा भाषण अपना आस्था, आत्मविश्वास और आरोप पे केंद्रित रखा है। उन्होंने आस्था के रूप में सालासर जी भगवान से लेके, श्री राम से लेके, महावीर भगवान से लेके सभी का नाम लिया और उनकी आस्था प्रकट की। इसी तरह पूर्व नेता भैरव सिंह शेखावत को उन्होंने बड़े दिल से याद किया। अपनी माताजी को पहले गुरु के रूप में बहुत दिल से याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनके साथ काम की हुई हूँ और मेरे को राजनीति में लाने वाले वही हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं कि एक तो आस्था पे वो लगातार बोलती रही हैं, वसुंधरा राजे भगवान के भरोसे हैं और भगवानों मंदिरों में पूजा करना वगैरह वो जाती रही हैं, तो क्या वसुंधरा राजे को इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है चुनाव में, या उनकी जो लोकप्रियता है उस पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, कई वजह से हम ये मान सकते हैं। जैसे आप अगर देखें भी तो वसुंधरा जी जब खुद मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने मंदिरों के मामले में बहुत अच्छे काम किए थे। मंदिरों का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने की कोशिश की और उन्होंने हमेशा अपनी आस्थाएं तब भी दिखाई थी। इसका एक और कारण हो सकता है कि जो राज परिवारों से लोग आते हैं उन्होंने जीवन में अनिश्चितताएं बहुत महसूस की और अनिश्चितता जो राजनीति में भी है, तो वो कोई ना कोई अपनी धार्मिक आस्था का डोर पकड़े रखते हैं। वो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले दूसरे नेता नहीं होते जो, जैसे कि आप अगर कहें तो आपने कभी किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कभी कोई चित्र नहीं देखा होगा कि वो किसी मंदिर में गए हों। लेकिन हमारे जो अभी एक तो पहली बात तो ये कि अभी अब हमारी आस्थाओं का प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है और वो तो अब बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी करते हैं, राहुल गांधी भी क्लेम करते हैं, वो जाते हैं और सभी लोग भी कर रहे हैं। अब तो सभी दिखाने लगे हैं कि मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये है। जबकि सच ये है कि प्रजातंत्र में जो भगवान है वो जनता है। और गांधी जी ने इसकी व्याख्या भी की है कि जो सबकी कॉमन कॉन्शियंस है वो ईश्वर है।
तो उसमें तो कोई भेदभाव है नहीं। पर हम उस समझ पर हमारे नेतृत्व नहीं जा पा रहे, क्योंकि शायद उनमें वो फिलोसफिकल बैंक्रप्सी है, और जो होनी चाहिए। और जो हिंदू धर्म को अच्छी तरह समझता है वो ये जानता भी है कि हिंदू धर्म इस बारे में बहुत बहुत गहरी बातें करता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है और तत्वमसि की बात होती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ब्रह्म हूँ और आप जो कुछ मेरे सामने दिख रहा है वो भी ब्रह्म है। मतलब आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ। इसका मतलब हमारा भेदभाव ही नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। लेकिन अब तो विभाजन और भेदभाव की राजनीति होने लगी है, और वो बहुत बड़ी परेशानी है लोकतंत्र में। जब आप बहुत ज़्यादा विभाजित कर देंगे समाजों को, तो सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है पॉलिसीज़ के बारे में। उसका परिणाम होता है कि जो सबसे कमज़ोर है उसको आप तथाकथित, जिसे रेवड़ी बांटना बोलते हैं, सिर्फ उनके मुंह में कुछ जीरा डाल के आप उनसे वोट लेते रहते हैं, लेकिन उनकी जो गहराई से कल्याण की स्थिति है वो नहीं बन पाती। तो जब समाज ज़्यादा विभाजित रहेगा तो, लेकिन ये आस्था वाली बात आपने कहा, निश्चित तौर पे आस्था के मामले में ये तो आप देखेंगे कि गहलोत साहब भी पूजा पाठ की अपनी पूरा प्रचार करते हैं, जो सभी लोग हैं अभी आस्था के बाद। तो मैं नहीं समझता कि आस्था दिखा के कोई बहुत ज़्यादा वोट पाने जैसी स्थिति है। हाँ, उनकी अपनी, वैसे वो पॉपुलर लीडर हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फैसले लेने में वो बड़ी दृढ़ हैं और स्पष्ट हैं। तो उस मामले से शायद उनको नेतृत्व की क्षमताएं और लोगों से अलग नज़र आती हैं। सर, पिछले दिनों के मुकाबले आज जो उनका भाषण था उसमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास देखा गया, और आरोप भी उन्होंने गहलोत सरकार पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से लगाए हैं। उनको आप कैसा देखते हैं? क्या पार्टी की ओर से उनको कोई संकेत मिले हैं जिस हिसाब से वो अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं और लगातार इतनी भीड़ इकट्ठा कर रही हैं? जैसे अभी डूंगरपुर गई थी वो, मेवाड़ में काफ़ी दिन रही वो, अभी वो शेखावटी में आ गई है। अब हो सकता है अगले चरण में उनका और कोई कार्यक्रम हो। तो ये तो बिल्कुल चुनावी मैदान में कूद गई ऐसा लग रहा है। नहीं, वो निश्चित तौर पे चुनावी मैदान में नहीं कूद गई, वो चुनाव के नेतृत्व की लड़ाई में आगे होने की दौड़ के लिए लड़ रही हैं। अगर संकेत मिला होता पार्टी से तो एक ही दिन 2 प्रोग्राम नहीं होते। अब तो ये हुआ है कि उन्होंने जब अपनी ताकत दिखा दी है, तो जो भाजपा के राजस्थान इंचार्ज हैं अरुण सिंह और नेता जाके उनसे उनकी बर्थडे पे सालासर में मिल रहे हैं, जबकि बर्थडे वाला दिन भी नहीं है। उन्होंने एक ही दिन में ये संकेत दे दिया है कि उनके पूछे बिना राजस्थान को आसानी से चलाना मुश्किल है, चुनाव में आप लड़ेंगे। ये बात अलग है कि बीजेपी अपने सर्वेस करा के अंदाज़ा लगाती रहती है और उनके पास कोई ना कोई कैलकुलेशन होगी वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि आप वसुंधरा राजे आज की स्थिति में उनको इग्नोर करके अगर कोई रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से उसे स्वीकार नहीं करेंगी, वो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। तो भाजपा के दोनों कार्यक्रमों में अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि कितने विधायक वसुंधरा जी के उधर गए, कितने विधायक सतीश पूनिया जी की तरफ आए। तो जो मोटे तौर पे बड़े नाम सतीश पूनिया, भाजपा मोर्चा का जो कार्यक्रम जयपुर में था, उस कार्यक्रम में मोटे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और नेता उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी दिखे हैं यहाँ पे। बाकी ज़्यादातर विधायकों का सालासर पहुँचने की खबर है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या वाकई में सारे विधायक भी वसुंधरा जी के साथ हैं? जी देखिए, अगर हम राजनीतिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं, या तो विधायक हैं या कहीं चुनाव हार गए, या जो विधायक की दौड़ में, वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनका एक तो जनाधार हो, एक उनका पार्टी में मतलब चुनाव जो आप कैंडिडेट अगर चुनाव के रेस में हैं तो आपकी मदद करके आपको टिकट दिलवा सकें, और तीसरा ये है जो आपको आर्थिक मदद भी कर सकें। तो जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं उनके पास इस बात का नेटवर्क होता है कि वो अपनी बात किसी और उभरते हुए नेता से ज़्यादा मनवाने की स्थिति में होते हैं। तो ये निश्चित है कि वसुंधरा राजे जब लगभग 20 साल से बिल्कुल धुरी में है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धुरी में है राजस्थान में, तो उनके हर विधानसभा क्षेत्र में तहसील लेवल तक उनके अपने एक नेटवर्क बन गया है, और उस नेटवर्क को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि कोई और मजबूत नेता या सीधा जो केंद्रीय नेतृत्व कहते कि भाई हम माफ़ करिए, हम वसुंधरा जी की सेवाएं नहीं ले पाएंगे कोई भी कारण से मान के, और हमने सीधे इनको बना दिया। तो वो लोग फिर विचार करेंगे जो कभी उनके लॉयल होंगे वसुंधरा जी के, कि हमें क्या वही सम्मान, वही सब चीज़ें यहाँ दूसरे नए आदमी से मिलेगी। नहीं तो वो गुट तो बन गया जो बन गया, और वो बनेगा। वो फिर गुट काफ़ी पर्सनल लॉयल्टीज़ पे भी चलता है, और एक कुछ उनमें से लोग ऐसे जो फेंसिटर्स होते हैं जो स्थिति बदलते रहते हैं। सर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में बीजेपी को फिर
कामयाबी मिली है, अब कर्नाटक की तरफ बीजेपी का पूरा ध्यान है, तो पार्टी राजस्थान पे कब तक फोकस कर पाएगी? देखिए, वो मेरा मानना ये है कि राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जो उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नागालैंड, मेघालय के अलग तरह के 2-3 तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो वहाँ से लोकसभा की सीटें ज़्यादा नहीं हैं, तो वो ज़्यादा महत्व नहीं। लेकिन एक अच्छी बात जो लोग शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाता होगा, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं यहाँ या तो ट्राइबल्स हैं या क्रिश्चियंस हैं या कोई और हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और लोगों को भी मनाने में सफल हो पा रही है कि वो हिंदू का नाम तो काफ़ी चलता हो, लेकिन वो उनको साथ में लेने के लिए तैयार है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो उग्रवादी लोग हैं, जो लोग बहुत एक्सट्रीम की बात करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखिए, जो बातें कुछ करते हों, लेकिन देश चलाने के लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो मैं तो मानता हूँ शुभ संकेत है अगर बीजेपी भी जीते। लेकिन उन क्षेत्रों का इसलिए कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि जब कांग्रेस थी तो वो कांग्रेस के साथ हो जाते थे, जब जनता दल था तो वो जनता दल के साथ हो जाते थे, त्रिपुरा को छोड़ के, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लंबे चीफ मिनिस्टर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो छोड़ के। लेकिन उन सब का महत्व, क्योंकि लोकसभा सीट ज़्यादा नहीं है, उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण है, और कर्नाटका एक और तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटका से हैं, और अब बीजेपी में सत्ता में है, तो उनको बीजेपी को वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, और वो भी जोड़ तोड़ करके आई है। येदियुरप्पा जी ने भी अब संन्यास का घोषणा कर दी है जी, और येदियुरप्पा जी अब सीन में नहीं है, जो सबसे ताकतवर नेता रहे पिछले 10-15 साल से बीजेपी में। उनकी एब्सेंस में जो नई लीडरशिप है वो कितना अपनी जगह बना पाती है। दूसरी तरफ से कांग्रेस और जनता दल एस मिलके निश्चित तौर पे साथ में लड़ेंगे, वो भी फॉर्मिडेबल फोर्स है। ऊपर से खड़गे साहब का जो एलिवेशन है वो भी कुछ मदद कर सकता है। तो कर्नाटका का चुनाव कांटे का है। सर, हम राजस्थान पे आते हैं वापस। बीजेपी के इन दो कार्यक्रमों के अलावा दो और घटनाएं हुई हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कुछ शहीद की वीरांगनाओं को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिले हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। तो बीजेपी के 4 नेताओं की आज बड़ी कहानियां सामने आई है, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं इन दोनों घटनाओं को लेकर? लगभग वही है कि बीजेपी में, क्योंकि नेतृत्व का स्लॉट खाली पड़ा है कि कौन नेतृत्व देगा, तो सभी लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं उस नेतृत्व की दौड़ में, और इसीलिए अलग अलग भी दिख रहे हैं। इसका हो सकता है चुनाव के नज़दीक सब में एका हो जाए, और अगर एका नहीं होता है तो बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी को ऊपर से लेके आता है, तो आज भी उसके पास वसुंधरा जी जैसा नेटवर्क नहीं है ग्राउंड लेवल पे। तो वसुंधरा जी को इग्नोर करके अगर कुछ किया जाता है, तो उनकी पास ये क्षमता है कि वो हर सीट पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। सर, आपकी जो एनालिटिकल सोच है उसके हिसाब से मैं आपसे एक लाइन में सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में बीजेपी का सर्वाइव करना हो पाएगा या नहीं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा के ने तय किया कि वो किसी स्थापित नेता से हटके किसी, जैसे आप देखिए येदियुरप्पा इतने बड़े नेता हैं, और येदियुरप्पा को हटा के वो एक रिप्लेसमेंट कर पाए, तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में ये शक्ति है। लेकिन हाँ, मुझे जो लगता है, सवाल ये होता है कि लीडर कौन है। येदियुरप्पा मान के, हालांकि येदियुरप्पा भी बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी आराम से मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो चलो उम्र की वजह से, किसी वजह से उनको समझा पाई पार्टी, या उनके ऊपर जैसे केस चल रहे हैं उसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है कि उनको मजबूर किया गया हो। लेकिन वसुंधरा राजे कुछ अलग तेवर की नेता हैं। उनको आसानी से, उनके सम्मान के बिना आप समझाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप उन्हें मना नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ये तो अलग बात है, उन्होंने अपने गुरु भैरव सिंह जी को ही किनारे कर दिया था, जसवंत सिंह जी को ही किनारे कर दिया था, जिन लोगों ने उनको प्रमोट किया। तो वो जब उनको कोई बात ठान लेती हैं तो उनको तो मुझे लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व इतना समझदार है, वो देखेगा आखिर तक कौन अपनी शक्ति दिखा के क्या कर रहा है। नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको दे के कोशिश करेगा ये इसका प्रचार का हिस्सा रहे। आज के लिए हमारी चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।